देखिए अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, तो अभी तक हमने पढ़ लिया था अबाउट द आइडियल एंड द नॉन आइडियल सोल्यूशन, और नॉन आइडियल सोल्यूशन में भी हमने पढ़ लिया था अबाउट द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रेयॉल्ड्स लॉ एंड द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रेयॉल्ड्स लॉ। अब आज मैं आपको बताना चाहूँगा एजियोट्रॉप्स के बारे में, और एजियोट्रॉप्स के बारे में समझने के लिए ज़रूरी है कि आपने आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में अच्छे से समझ रखा हो, क्योंकि जब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के बारे में पता होगा तभी आप ये कॉन्सेप्ट ऑफ एजियोट्रॉप्स समझ सकते हो। और एजियोट्रॉप्स हमारी बुक्स में बहुत लिमिटेड लेवल पर दे रखा है, बट आई विल ट्राई कि मैं आपको जितना मैक्सिमम इसके बारे में समझा सकूं उतना मैं आपको समझाऊंगा, जो कि सबसे ज़्यादा पॉसिबल होगा। देखिए एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको एजियोट्रॉप्स का मतलब बताता हूँ। एजियोट्रॉप्स के लिए कहा जाता है दीज आर दी कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। नाम से पता चल रहा होगा कि ये क्या है। इनके बारे में मैंने आपसे कहा कि एजियोट्रॉप्स क्या है, तो मैंने कहा दीज आर दी कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ये इस तरीके के मिक्सचर्स हैं विच बॉइल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। दीज आर सच मिक्सचर्स जो कि कैसे बॉईल करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल करते हैं, उसे एजियोट्रॉप कहते हैं। समझेंगे हम। इससे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। मैं डेफिनेशन क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा कि दीज आर द मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड विच boils at a constant temperature like a pure liquid are called एजियोट्रॉप्स। मतलब एजियोट्रॉप्स क्या हुए, तो मैंने कहा कि दीज आर दी मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड विच बॉइल्स एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर लाइक अ प्योर लिक्विड। ये इस तरीके के लिक्विड मिक्सचर्स हैं जो कि एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल करते हैं, और कैसे बॉईल करते हैं, प्योर लिक्विड की तरह बॉईल करते हैं। इस तरीके के मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड को क्या कहा जाता है, दीज मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड आर टर्म्ड एज एजियोट्रॉप्स। मुझे मतलब समझ में आ रहा है कि डेफिनेशन थोड़ी क्लियर नहीं हुई होगी, मैं अभी समझाता हूँ, पर पहले पढ़ तो ले। हमने कहा कि डेफिनेशन में क्या कहा गया है, तो डेफिनेशन में कहा गया है कि दीज आर दी मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड के इस तरीके के मिक्सचर्स हैं जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल करते हैं, जैसे कि वो एक प्योर लिक्विड हो। इसी को एजियोट्रॉप कहा जाता है। बहुत ध्यान से समझना। आपके पास इथेनॉल था, है ना, प्योर इथेनॉल, एकदम प्योर इथेनॉल था। मैंने आपसे कहा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो आपने मुझे जवाब दिया 351.5 केल्विन होता है। मैंने कहा बहुत सही, बिल्कुल प्योर है, और प्योर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 351.5 केल्विन है। मैंने कहा आपके पास प्योर वाटर था, और प्योर वाटर का मैंने आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन। बिल्कुल सही बात है, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है। प्योर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 351.5 केल्विन होता है। ये बात बिल्कुल फिक्स हो गई, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मैंने क्या करा, मैंने इथेनॉल और वाटर को मिला करके एक मिक्सचर बनाया, है ना, क्योंकि डेफिनेशन में यही तो कहा है दीज आर द मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड। तो मैंने इथेनॉल और वाटर को मिलकर के एक मिक्सचर बनाया, और उसकी कंपोजिशन फिक्स थी। कंपोजिशन फिक्स होनी चाहिए। देखिए एजियोट्रॉप की तरह बिहेव करेगा ओनली एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पर ही एजियोट्रॉप की तरह बिहेव करेगा। है क्या वो, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बट एक बात दिमाग में तो बिठा सकते हो ना कि कंपोजिशन शुड बी फिक्स, कंपोजिशन शुड बी सर्टेन, कंपोजिशन शुड बी डेफिनेट। अब इथेनॉल मैंने आपसे कहा कि ले लेना 95.6% और वाटर ले लेना 4.4%। ये आपकी कंपोजिशन है, 95.6% इथेनॉल है और 4.4% वाटर है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था दैट वाज 351.5 केल्विन। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था दैट वाज 373 केल्विन। बट जब आपने इस कंपोजिशन में इन दोनों को मिला दिया तो आपने देखा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होकर के कितना हो गया, 351 केल्विन हो गया, और इसका भी बॉइलिंग पॉइंट कम होकर के कितना हो गया, 351 केल्विन हो गया। मतलब अब क्या है, ये दोनों के दोनों ही 351 केल्विन पर क्या करने लगते हैं, बॉईल करने लगते हैं। दे स्टार्ट्स बॉइलिंग एट 351 केल्विन। मतलब आप इनका मिक्सचर मिला के रख दो, ठीक है, इस कंपोजिशन में, और आप सोचोगे कि मैं एल्कोहल और वाटर को सेपरेट कर लूँगा। आपने इस कंपोजिशन में, यानी किस कंपोजिशन में, इस वाली पर्टिकुलर सर्टेन कंपोजिशन में, इस वाली कंपोजिशन में आपने इथेनॉल दैट इज कितना 95.6% और आपने वाटर
दैट इज कितना 4.4%। इस कंपोजिशन में इन दोनों को मिला करके रख दिया और आपने हीट किया। आपने सोचा देखो इथेनॉल का तो बॉइलिंग पॉइंट इज 373 केल्विन, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट इज 351.5 केल्विन, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इज 373 केल्विन। तो वाटर तो बाद में वेपराइज होगा, इथेनॉल पहले वेपराइज हो जाएगा और मैं इजीली इसे क्या कर लूँगा, सेपरेट कर लूँगा। यही तो बात कही आपने, यही सोचा कि मैं इन दोनों को आसानी से क्या कर लेता हूँ, सेपरेट कर लेता हूँ। कर सकते थे, बट जब आपने इन्हें हीट करा तो आपने देखा कि ये तो 351.5 पर सेपरेट होना चाहिए था, पर हुआ क्या कि ये दोनों के दोनों ही किस पर सेपरेट हो गए, 351 केल्विन के टेम्परेचर, 351 केल्विन के टेम्परेचर, है ना। और ये इसका मतलब ये है कि दोनों का वेपराइज होने का मतलब क्या है, दोनों का वेपराइज होने का मतलब ये है कि कंपोजिशन इन लिक्विड फेज, कंपोजिशन इन लिक्विड फेज will be same as composition in vapor phase, as composition in vapor phase। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कंपोजिशन इन वेपर फेज। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, बस मैं लिख लूँ इन वेपर फेज। पहले तो देखो आपको मैं पूरी डेफिनेशन से क्लियर करूँ। दीज आर दी मिक्सचर ऑफ लिक्विड विच बॉयल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर लाइक अ प्योर लिक्विड। ये इस तरीके के लिक्विड के मिक्सचर हैं जो कि बॉयल करते हैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर लाइक अ प्योर लिक्विड। ये दोनों ही लिक्विड का एक मिक्सचर था। इस कंपोजिशन में मैंने जब ये मिक्सचर बना दिया तो ये बॉयल करने लग गया कितने टेम्परेचर पर, 351 केल्विन के टेम्परेचर पर, जो कि एक प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करने लग गया। ना तो वो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट था, ना वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट था। इट वॉज बॉइलिंग एज इफ इट वॉज बॉइलिंग एज इफ इट वॉज सम अनदर लिक्विड, कोई और लिक्विड हो। तो इस तरीके के लिक्विड के मिक्सचर जो कि बॉयल करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर लाइक अ प्योर लिक्विड, उसी को क्या कहा जाता है, एजियोट्रॉप। और जब एजियोट्रॉप बन जाता है तो उसकी कंपोजिशन लिक्विड फेज में और वेपर फेज में क्या होती है, सेम होती है। इसीलिए तो प्रॉब्लम थी, आपने सोचा था कि मैं इथेनॉल और वाटर को क्या कर लूँगा, सेपरेट कर लूँगा, और आपने ये कंपोजिशन वाला मिक्सचर लिया। इस कंपोजिशन वाले मिक्सचर को आपने पढ़ा भी है, इसे रेक्टिफाइड स्पिरिट कहा जाता है। आपने 10th क्लास में इसके बारे में पहली बार पढ़ा था, रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट में 95% इथेनॉल होती है और 5% उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। बट आपको किसी कंपनी को क्या देनी थी, एब्सोल्यूट अल्कोहल देनी थी। आपको क्या देनी थी, एब्सोल्यूट अल्कोहल देनी थी, यानी 100% अल्कोहल देनी थी। अब आपको 100% अल्कोहल इससे ही तो बनानी होगी, रेक्टिफाइड स्पिरिट से, तो आपको ये 5% वाटर तो उसके अंदर से हटाना होगा। अब 5% वाटर को हटाने के लिए आपने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, मैं डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज़ करता हूँ। मतलब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होने की वजह से मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर हीट करता हूँ। जैसे ही मैं हीट करना शुरू करूँगा तो मैं देखूंगा कि इथेनॉल पहले वेपराइज हो जाएगी, मतलब इसके अंदर जो पानी होगा वो नीचे नीचे रह जाएगा और ऊपर ऊपर सारी इथेनॉल चली जाएगी, प्योर इथेनॉल चली जाएगी। बट ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि इथेनॉल और वाटर दोनों के दोनों ही 351 केल्विन के टेम्परेचर पर क्या हो गए, वेपराइज होना शुरू हो गए। और यहाँ पर जो वेपर्स बने, आपने उस वेपर्स की कंपोजिशन देखी तो वेपर्स की कंपोजिशन में आपको क्या पता चला कि वेपर्स की कंपोजिशन में इथेनॉल कितना प्रेजेंट था। तो वेपर्स की कंपोजिशन में इथेनॉल वॉज 95.6% एंड वाटर वॉज 4.4%। यही तो है कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एंड कंपोजिशन इन वेपर फेज विल बिकम सेम। अब तुम सेपरेट कैसे करोगे, तुम तो यही सोच के कर रहे थे ना सेपरेट करने के लिए, कि तुमने कहा था कि मुझे रेक्टिफाइड स्पिरिट से एब्सोल्यूट अल्कोहल बनानी है, उसके अंदर 95% अल्कोहल और 4.4% वाटर है, और मुझे ये पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, अल्कोहल को पहले वेपराइज करवा सकता हूँ, है ना। बट तुमने लगाने के लिए इसका डिस्टिलेशन किया। डिस्टिलेशन में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस वाली टेक्निक का यूज करके तुम रेक्टिफाइड स्पिरिट से 100% प्योर एब्सोल्यूट अल्कोहल बनाना चाह रहे थे, और तुमने क्या करा, उसे हीट करा। और जैसे ही तुमने उसे हीट करा, तुमने देखा कि दोनों के दोनों कंपोनेंट 351 केल्विन के टेम्परेचर पर ही क्या हो गए, बॉयल हो गए। मतलब दोनों के जैसे लिक्विड के अंदर ये परसेंटेज थी, वैसे ही परसेंटेज किसके अंदर, वही वेपर के अंदर। तो क्या तुम अब इन्हें सेपरेट कर सकते हो, अरे तुम वेपर को ठंडा करोगे फिर लिक्विड बनेगा, उसके अंदर भी 95.6% इथेनॉल होगी और 4.4% उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा। तो विल यू बी एबल टू सेपरेट देम, क्या आप उन्हें सेपरेट कर पाएंगे, क्या आप कर सकते हैं जब उसकी कंपोजिशन लिक्विड फेज और वेपर फेज में सेम होगी, नहीं कर सकते हैं। सच मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड आर नोन एज व्हाट, सच मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड आर नोन एज एजियोट्रॉप।
ड्रॉप्स। इस तरीके के लिक्विड के मिक्सचर्स को आप क्या कहते हैं? एजियोट्रॉप्स कहते हैं। देयर आर सर्टेन मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड विच बॉयल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर लाइक अ प्योर लिक्विड। इस तरीके के लिक्विड के मिक्सचर्स जो कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल करते हैं, जो दोनों ही एक टेम्परेचर फिक्स टेम्परेचर 351 केल्विन के टेम्परेचर पर क्या करने लग गए? बॉयल करने लग गए। ये दोनों ही 351 केल्विन के टेम्परेचर पर बॉयल करने लग गए इस पर्टिकुलर कंपोजिशन कंसंट्रेशन में। इस तरीके के लिक्विड के मिक्सचर्स को क्या कहा जाएगा? इस तरीके के लिक्विड के मिक्सचर्स को कहा जाएगा, इस तरीके के लिक्विड के मिक्सचर्स को एजियोट्रॉप्स कहा जाएगा। अब ये आराम से मैं और एग्जांपल दे करके आपको समझाता हूँ। देखिए क्लॉथ कहाँ गया? यहाँ पर है। देखिए और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, बट हाँ ये वाला पॉइंट आपको एजियोट्रॉप में बहुत ध्यान से समझना है। वो वाला पॉइंट मैं दोबारा से लिख देता हूँ। गोल्डन रूल, गोल्डन पॉइंट, गोल्डन पॉइंट। गोल्डन पॉइंट क्या है? कंपोजिशन। अब कंपोजिशन कैसी भी हो सकती है, मतलब मोल फ्रैक्शन, कंपोजिशन, मोल फ्रैक्शन, मोल परसेंटेज, कुछ भी हो, इन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज विल रिमेन सेम। वेपर फेज और लिक्विड फेज में जो कंपोजिशन होगी वो कैसी बनी रहेगी? सेम बनी रहेगी। तभी तो आप सेपरेट नहीं कर पाए। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने कहा आपके पास HCl था 20% और आपने वाटर 80% लिया। HCl 20% और 80% वाटर का एक मिक्सचर बनाया। आपने ये देखा था कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इज 188 केल्विन और आपने ये देखा था कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इज 373 केल्विन, है ना? ये इनके बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्टिव 188 केल्विन एंड 373 केल्विन। तो आपने सोचा था कि मुझे क्या करना है, इथेनॉल और वाटर को सेपरेट करना है, तो मुझे पास ये मिक्सचर बचा हुआ है और मैं इसे क्या कर लूँगा? आसानी से सेपरेट कर लूँगा। मुझे तो सेपरेट करना था, तो मैंने सेपरेट करने के लिए क्या किया? HCl और वाटर का जो मिक्सचर था उसे हीट करा और HCl पहले वेपराइज हो जाएगा, वाटर बाद में वेपराइज होगा। अगर ये कंपोजिशन थी, मुझे आइडिया नहीं था कि ये एजियोट्रॉप मिक्सचर बन गया। अब मुझे ये नहीं पता था कि इनकी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके से अरेंज हो गई हैं कि इनके बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल ही अलग हो गए। मैंने सेपरेट करने की कोशिश करी। मैंने क्या करा? मैंने ये देखा कि ये वाला अब जो लिक्विड है ये 383 केल्विन पर बॉईल करता है और ये भी 383 केल्विन पर। तो ये एक मिक्सचर ऑफ लिक्विड थे जिनके अपने सेपरेट बॉइलिंग पॉइंट थे। बट व्हेन दे वर मिक्स्ड इन अ सर्टेन कंसंट्रेशन, जब आपने इन्हें कुछ एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर मिक्स कर दिया, दे स्टार्टेड बॉइलिंग लाइक अ प्योर लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सच मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड आर नोन एज व्हाट? एजियोट्रॉप्स। इन्हीं को आप क्या कहते हैं? एजियोट्रॉप्स कहते हैं। द मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड विच बॉइल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर लाइक अ प्योर लिक्विड। एक मिक्सचर ऑफ लिक्विड, एक लिक्विड का वह मिक्सचर जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बॉइल कर रहा है। देखो एक फिक्स टेम्परेचर पर बॉइल कर रहा है, एक प्योर लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है। इस तरीके के लिक्विड के मिक्सचर्स को आप क्या कहते हैं? इस तरीके के लिक्विड के मिक्सचर्स को आप एजियोट्रॉप्स कहते हैं। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, these are the mixtures of liquid which boils at a constant temperature like a pure liquid. Such mixtures of liquid are known as azeotrophs. अब क्या सेपरेट कर पाओगे? तुम किसी हालत में सेपरेट नहीं कर पाओगे। मान लो तुम्हारे पास ये है लिक्विड का मिक्सचर, 80% इसके अंदर वाटर है, 79.9% होता है, वो 20.1% होता है, एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ, और 20% आपके पास HCl है। तुमने इसे हीट करा, तुमने कहा HCl पहले वेपराइज हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तुमने वेपर्स चेक करे और तुम्हें वेपर्स में क्या कंपोजिशन मिली? तुम्हें वेपर्स में 80% वाटर मिला और तुम्हें 20% HCl मिला। वर यू बी एबल टू सेपरेट देम? क्या आप तुम उन्हें सेपरेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। 80% वाटर 20% इथेन, 80% वाटर 20% HCl। यहाँ था लिक्विड में भी 20% HCl था, वेपर में भी 20% HCl था। तुम सेपरेट ही नहीं कर पाओगे। जब तुम सेपरेट नहीं कर पाओगे, तो वो एक मिक्सचर ऑफ लिक्विड बन गया है और इसी को क्या कहा गया? एजियोट्रॉप। जब तुम सेपरेट नहीं कर पाओगे तो इसका मतलब क्या है कि उसकी कंपोजिशन वेपर फेज और लिक्विड फेज में कैसी हो गई है? सेम हो गई है। दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट इज दी डेफिनेशन विच इज कि ये वो लिक्विड के मिक्सचर्स हैं जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल करते हैं एक प्योर लिक्विड की तरह। उन्हें आप क्या कहते हैं? उन्हें आप एजियोट्रॉप्स कहते हैं। उनकी कंपोजिशन उनकी वेपर फेज और लिक्विड फेज में कैसी होती है? सेम होती है। इसके बाद आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। दिमाग में बिठाओ, आंख बंद करके सोचा करो कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये लिक्विड के वो मिक्सचर हैं, एक मिक्सचर है जिसके अंदर दो कंपोनेंट है। जस्ट इमेजिन एक लिक्विड है जिसके अंदर दो कंपोनेंट है और वो एक साथ एक ही टेम्परेचर पर क्या कर जा रहे हैं? बॉयल कर जा रहे हैं।
जो उनके इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से कैसा है, डिफरेंट है। देखो इथेनॉल वाटर में 351.5 केल्विन और 373 केल्विन, बट मिक्सचर का 351 केल्विन। HCl और वाटर में एक का 188 केल्विन, एक का 373 केल्विन, बट मिक्सचर का ओवरऑल कितना हो गया, 383 केल्विन हो गया। तो क्या बात हुई, यही तो बात हुई कि ये इस तरीके के लिक्विड के मिक्सचर्स हैं जो कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल करते हैं लाइक अ प्योर लिक्विड्स। Such mixtures of liquid are known as azeotrophs. कंपोजिशन वेपर फेज में और लिक्विड फेज में कैसी रहेगी, सेम रहेगी। आंख बंद करके सोचो, कंपोजिशन लिक्विड फेज और वेपर फेज में कैसी सेम रहेगी कि जो कंपोजिशन उसके लिक्विड में है उतने की उतनी कंपोजिशन उसकी वेपर्स में होगी, यानी वेपर्स में जैसी कंपोजिशन वैसी लिक्विड में कंपोजिशन। तो क्या आप उन्हें सेपरेट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इस तरीके के लिक्विड के मिक्सचर्स को क्या कहा जाता है, इस तरीके के लिक्विड के मिक्सचर्स को ही हम एजियोट्रॉप्स कहते हैं। दी कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, दीज आर दी मिक्सचर ऑफ लिक्विड व्हिच बॉइल्स एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर लाइक अ प्योर लिक्विड। Such mixtures of liquid are known as what? Are known as azeotrophs. Composition remains same in the vapor phase as well as the liquid phase. अब मैं आपके बात करता हूँ आपसे about the types of azeotrophs. एजियोट्रॉप्स के टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि एजियोट्रॉप्स के टाइप्स क्या होते हैं, एजियोट्रॉप्स के टाइप्स कितने होते हैं। सो वी विल स्पीक अबाउट द टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स। टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स, टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स। देखो एजियोट्रॉप्स के टाइप्स में देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स, दो टाइप होते हैं। एक होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और एक होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। One is minimum boiling azeotrope and another one is maximum boiling azeotrophs. Minimum boiling azeotrophs and maximum boiling azeotrophs. देखो minimum boiling azeotrope नाम से कुछ पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नहीं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कम, मैक्सिमम बॉइलिंग नाम से क्या पता चल रहा है कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझना जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जिसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जिसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। अब ध्यान से सुनना, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है ना, तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा होगा, सोचो, ज़्यादा हो रहा होगा। कैसे, बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, कम। अरे अब कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तभी तो ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, तभी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जल्दी से क्या हो गया, वेपराइज हो गया। फैक्टर्स में तो हमने यहाँ तक बात भी कर ली थी। फैक्टर्स में मैंने आपको क्या बताया था, फैक्टर्स में मैंने आपको यही तो बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट कम तो मतलब वेपर प्रेशर कैसा हो गया, वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया। और ज़्यादा हुआ क्यों, बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। इसका मतलब वेपर प्रेशर अपने आप ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा वेपर्स बनेंगे। वेपर प्रेशर ज़्यादा, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा मतलब वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो मतलब अभी तक हम कहाँ पहुँचे, हम यहाँ पहुँचे कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में बॉइलिंग पॉइंट कम है, वेपर प्रेशर ज़्यादा है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, वेपर प्रेशर कम है। अच्छा, वेपर प्रेशर ज़्यादा किस में होता था, वेपर प्रेशर ज़्यादा किस में होता था, वेपर प्रेशर ज़्यादा उसमें होता था जो क्या शो करते थे, पॉजिटिव डेविएशन शो करते थे आइडियल बिहेवियर से, है ना। और हाँ, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वेपर प्रेशर कम किस में होता था, जो कि क्या शो करते थे, नेगेटिव डेविएशन शो करते थे। बस हो गए हमारे दो टाइप, है ना। देखो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वो बॉइलिंग एजियोट्रॉप है जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है एंड दे शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम दी रियोल्ट फ्लो। या वो सारे लिक्विड जो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम दी रियोल्ट फ्लो शो करते हैं वो कौन से वाले एजियोट्रॉप होते हैं, वो मिनिमम बॉइलिंग वाले एजियोट्रॉप होते हैं। वो सारे लिक्विड जो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम दी आइडियल बिहेवियर शो करते हैं वो सारे कौन से वाले एजियोट्रॉप होते हैं, वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अबाउट दी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के बारे में देखो, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ इसकी। तो डेफिनेशन में मैं क्या लिखूंगा, तो डेफिनेशन में लिखूंगा कि दीज आर द मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल
बिहेवियर। ये वो मिक्सचर ऑफ लिक्विड हैं जो क्या शो करते हैं, तो दीज आर दी मिक्सचर ऑफ लिक्विड विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, है ना। अच्छा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर की प्रॉपर्टीज अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन, ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन विल बी ग्रेटर देन दी ए बी इंटरेक्शन, है ना। ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन विल बी ग्रेटर देन दी ए बी इंटरेक्शन, है ना। इसका मतलब ये है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई उसके अंदर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके अंदर क्या हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके अंदर कम हो जाएगी, है ना। और अगर उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉइलिंग पॉइंट भी उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी उसका लेस हो जाएगा। तो यही तो है कि दीज आर दी मिक्सचर ऑफ लिक्विड विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। क्यों? क्योंकि ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन ग्रेटर देन ए बी इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स लेस एंड हेंस द बॉइलिंग पॉइंट आल्सो बिकम्स लेस। वेपर प्रेशर इंक्रीज, वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स बनने लगेंगे। वेपर प्रेशर तो ज़्यादा ही होता है, वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। याद नहीं है पॉजिटिव डेविएशन में हमने क्या कहा था, पी टी इज ग्रेटर देन वॉट, पी ए प्लस पी बी। जो आपका एक्चुअल प्रेशर आएगा वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से कैसा आएगा, ज़्यादा आएगा। जो एक्सपेरिमेंटल प्रेशर आएगा वो एक्चुअल वैल्यू से कैसा आएगा, ज़्यादा आएगा। तो पी टी इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी की बात हो गई। तो हमने कहा दीज आर दी मिक्सचर ऑफ लिक्विड विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम दी आइडियल बिहेवियर और फ्रॉम दी पॉजिटिव बिहेवियर फ्रॉम दी रेनॉल्ड्स लॉ। एग्जाम्पल्स की बात करूँ, थोड़े से एग्जाम्पल्स, फिर उनको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल्स को अच्छे से, है ना, ग्राफ की मदद से। अच्छा, ये मैंने कहा एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल अभी आपने पढ़ा इथेनॉल और प्लस वाटर, कंपोजिशन कितनी, क्योंकि देखो इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर ही इनके लिक्विड के और इथेनॉल के, मतलब दोनों लिक्विड के बीच की इंटरेक्शंस इस तरीके से होंगी, इनके बीच की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके से हो जाएंगी इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर ही कि इनको लिक्विड और वेपर फेज में कंपोजिशन कैसी बनी रहे, सेम बनी रहे। मतलब कि पूरा दोनों के दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट एक जैसा हो जाए, इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर ही ऐसा होगा, इसलिए पर्टिकुलर कंपोजिशन ले रहे हैं। तो इथेनॉल और वाटर की कंपोजिशन मैंने ली, तो मैंने कहा कि इथेनॉल शुड बी 95.6% एंड वाटर शुड बी 4.4%, है ना। और मैंने कहा और एग्जांपल दो, तो मैंने कहा इथेनॉल एंड क्लोरोफॉर्म भी एक एग्जांपल हो सकता है। इथेनॉल और क्लोरोफॉर्म के एग्जांपल में इथेनॉल शुड बी 62% एंड वाटर शुड बी 38%। सो दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं। अब इसे नोट डाउन करो, फिर मैं आपको इसको ग्राफिकली समझाता हूँ। देखिए ग्राफिकली समझाना इज़ नॉट वेरी मैंडेटरी, बट मैं चाहता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं इसे ग्राफिकली समझाना चाहूँगा। सो फर्स्ट यू नोट दिस डाउन और उसके बाद हम साफ करेंगे, फिर हम उसे समझेंगे ग्राफिकली। तो हो गया, ठीक है। अच्छा, देखो मैंने आपको बताया है अभी किसके बारे में, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के बारे में। हमने क्या बात करी कि ये क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। हमने क्या बात करी, पॉजिटिव डेविएशन मतलब पी टी इज़ ग्रेटर देन व्हाट, पी ए प्लस पी बी। हमने क्या बात करी कि इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाता है, लेस हो जाता है। हमने क्या बात करी, इनका वेपर प्रेशर कैसा हो जाता है, मोर हो जाता है। हमने क्या बात करी, इनका एग्जांपल क्या होता है, इथेनॉल प्लस वाटर होता है। इथेनॉल कितना लेते हैं, 95.6%, वाटर कितना लेते हैं, 4.4%। हमने क्या बात करी, और एग्जांपल क्या होता है, इथेनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म होता है। इथेनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म होता है। इथेनॉल कितना लेते हो, इथेनॉल आप लेते हो 62%, क्लोरोफॉर्म कितना लेते हो 38%, ठीक है। सो दीज आर दी एग्जांपल्स, इथेनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म, ये भी एक एग्जांपल होगा, इथेनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म, ठीक। अब देखो ग्राफ बताता हूँ मैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। पहले आपको अगर याद हो तो मैंने आपको एक ग्राफ बताया था किसके लिए, आइडियल सोल्यूशन के लिए, ठीक है। आइडियल सोल्यूशन के लिए ग्राफ बताया था। आइडियल सोल्यूशन के लिए ग्राफ क्या बताया था मैंने कहा था कि यहाँ पर हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन, है ना, और यहाँ पर मैंने कहा था जीटा ए
जीटा ए इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पर जीटा ए इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पर जीटा बी इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पर जीटा बी इक्वल्स टू 1 है। यही बात हुई थी, बिल्कुल हुई थी। अच्छा, फिर मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर पी नॉट ए है, यहाँ पर पी नॉट बी है ना। और मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा ये ग्राफ बनता जाएगा, ये इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा ये ग्राफ बनता जाएगा, और ये आपके टोटल प्रेशर का ग्राफ होगा, है ना। पर मैंने आपसे कहा था कि जब आप ग्राफ बनाओगे किसका, पॉजिटिव डेविएशन का, तो जो पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ था वो इस तरीके का बन रहा था, सब कुछ ऊपर ऊपर जा रहा था, और ये मेरा टोटल प्रेशर था। पी टी इज़ ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, यही बात है ना। मतलब कि आइडियल बिहेवियर से यहाँ पर मोल फ्रैक्शन और यहाँ पर मैंने क्या ले रखा है, वेपर प्रेशर ले रखा है। यहाँ पर जो वेपर प्रेशर का ग्राफ है, टोटल वेपर प्रेशर या इंडिविजुअल वेपर प्रेशर, वो आइडियल बिहेवियर से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना। अच्छा, और मुझे पता है कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन कैसा है, इनवर्स। तो अगर वेपर प्रेशर का ग्राफ ऊपर जा रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ कैसा जाएगा, नीचे जाएगा। ये मेरे लिक्विड की कंपोजिशन है, ये मेरे लिक्विड की तो कंपोजिशन है मोल फ्रैक्शन। इधर ए बी, मान लो इसे मैं क्या ले लेता हूँ, इधर मैं इथेनॉल ले लेता हूँ, है ना। अब सही रहेगा। यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, वाटर ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं क्या लूँगा, इथेनॉल, और यहाँ पर क्या लूँगा, वाटर ले लूँगा, है ना। पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ हो गया, ये मेरा पॉजिटिव डेविएशन, जैसे जैसे इथेनॉल बढ़ता जा रहा है, 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 ये ग्राफ हो गया। ये उसका ग्राफ हो गया वाटर के लिए, है ना। ये बीच में कुछ परसेंट इथेनॉल और वाटर दोनों है ना। वो तो होगा, आपको एक की पता होगी, आप दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि जीटा ए प्लस जीटा बी हमेशा किसके बराबर होता है, जीटा ए प्लस जीटा बी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो आपको अगर एक की वैल्यू पता है तो आप दूसरे की तो इजीली फाइंड आउट कर ही सकते हो। वैसे ही तो मैंने यहाँ पर करी है, मुझे इथेनॉल की पता थी कि इथेनॉल प्योर 1 हो गया तो वाटर अपने आप 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने ग्राफ बनाया था किसका, वेपर प्रेशर का। अब देखो एक बात समझो, फिर मैं बोल रहा हूँ कि वेपर प्रेशर का ग्राफ अगर पॉजिटिव जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ कैसा जाएगा, नीचे जाएगा। यानी कि अगर मैं ग्राफ बनाऊं किसके लिए, ग्राफ बनाऊं मैं किसके लिए, मोल फ्रैक्शन और बॉइलिंग पॉइंट के लिए, है ना। देखो इथेनॉल का वेपर प्रेशर प्योर इथेनॉल का ज़्यादा होगा क्योंकि वोलेटाइल लिक्विड है। अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, यहाँ होगा। वैसे भी मुझे पता है कि यहाँ पर 351.5 केल्विन के समथिंग होता है ना। यहाँ पर मैंने क्या रिप्रेजेंट करा, जीटा इथेनॉल इक्वल्स टू 1, जीटा इथेनॉल इक्वल्स टू 0, जीटा वाटर इक्वल्स टू 0, जीटा वाटर इक्वल्स टू 1। देखो फिर ध्यान से समझना, बहुत आराम से मैं आपको बात बता रहा हूँ कि मैं जो ग्राफ बनाने वाला हूँ वो कैसे बनाने वाला हूँ। मैंने आपको कहा कि आपने ये ग्राफ तो पढ़ा है, और ये ग्राफ आपने किसके लिए पढ़ा है, पॉजिटिव डेविएशन के लिए पढ़ा है। अब इस ग्राफ से मैंने आपको एक बात कही कि बॉइलिंग पॉइंट का वेपर प्रेशर से रिलेशन इनवर्स है। वेपर प्रेशर का ग्राफ अगर ऊपर जा रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ, यहाँ पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लिख दूँ क्योंकि वाटर प्योर 1 है, तो बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ कैसा जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, इस तरीके से नहीं जाएगा। वेपर प्रेशर का ग्राफ अगर ऊपर जा रहा है तो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन कैसा है, इनवर्स। तो वेपर प्रेशर का ग्राफ अगर ऊपर जा रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ कैसा आएगा, नीचे आएगा। अब मैंने आपको ये बात कर दी क्लियर कि अगर वेपर प्रेशर का ग्राफ, मैंने बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ इस तरीके से क्यों बनाया। देखो नेगेटिव डेविएशन में समझ रहे हो, अब तुम सोचना खुद। पॉजिटिव डेविएशन में ग्राफ ऊपर गया था आइडियल वेपर से, तो बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ कहाँ आया, नीचे, है ना। और नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर का ग्राफ नीचे आएगा तो बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। बहुत आराम से समझा रहा हूँ मैं आपको। दिस यू विल नॉट फाइंड इन एनी ऑफ योर बुक्स, दिस इज माई श्योर चैलेंज। दीज ग्राफ्स विल नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन दिस मैनर। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मैं रिलेशन बना सकूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वेपर प्रेशर का ग्राफ ऊपर गया है तो बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ कहाँ आ गया, नीचे आ गया। क्यों आया, क्योंकि वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन नीचे था। अब मैं इस ग्राफ को और डिटेल में बताता हूँ आपको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के केस में, है ना। ध्यान से इसे एक पॉइंट और बताऊँगा मैं आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। बड़ा सा ग्राफ बनाता हूँ ये वाला, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। बट ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि वेपर प्रेशर का ग्राफ ऊपर जा रहा था, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ कैसा गया है, नीचे की तरफ से गया। ऐसे मैंने चाहता तो मैं ऐसे भी बना सकता था ना, बट मैंने ऐसा नहीं बनाया। मैंने उसे नीचे की तरफ क्यों बनाया, क्योंकि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स होता है। इसके ग्राफ को मैं ध्यान से आपको एक बार बड़े से मैं समझा दूँ,
देखो ये मैंने लिया, ठीक है, दोनों एक्सिस, और यहाँ मैंने लिया जीटा इथेनॉल, और यहाँ मैंने लिया जीटा वाटर, यहाँ मैंने लिया जीटा इथेनॉल, और यहाँ मैंने लिया जीटा वाटर। यहाँ जीटा इथेनॉल इज इक्वल्स टू 1, जीटा इथेनॉल इक्वल्स टू 0, यहाँ वाटर 1, यहाँ वाटर 1, यहाँ वाटर 0। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन को। यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो इथेनॉल का, क्योंकि यहाँ तो प्योर इथेनॉल है, तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो इथेनॉल का आएगा, यानी कि 351.5 केल्विन। यहाँ पर वाटर का आएगा 373 केल्विन, 351.5 केल्विन, 373 केल्विन। ग्राफ मैंने आपको बताया कैसा बनेगा, ग्राफ इस तरीके का बनेगा, है ना। ग्राफ इस पॉइंट पर इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का ग्राफ बनेगा, दोनों से कम। और क्योंकि वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है तो ग्राफ जो होगा वो वेपर प्रेशर का ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन में ऊपर जाता है, तो यहाँ पर इसका ग्राफ जो होगा वो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, वो पॉइंट ये है कि देखो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये मेरी लिक्विड फेज की कंपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड फेज। ये लिक्विड फेज की कंपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका लिक्विड फेज में क्या कंपोजिशन है, मतलब इस पॉइंट पर उसके अंदर इथेनॉल कितना है, वाटर कितना है। इस पॉइंट पर इथेनॉल अलग है, वाटर अलग है, इस पॉइंट पर इथेनॉल अलग है, वाटर अलग है, इस पॉइंट पर इथेनॉल अलग है, वाटर अलग है। क्योंकि देखो एट पॉइंट ए इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कम है, वाटर का ज़्यादा है, तो वाटर ज़्यादा है, इथेनॉल कम है। एट पॉइंट बी दोनों का लगभग बराबर हो जाएगा। एट पॉइंट सी इथेनॉल ज़्यादा है, वाटर क्या है? कम हो गया। तो अलग अलग पॉइंट पर लिक्विड फेज में कंपोजिशन कैसी हो रही है? डिफरेंट हो रही है। ए बी सी जो तीनों पॉइंट हैं, इन तीनों पॉइंट में अलग अलग पॉइंट्स पर जो कंपोजिशन है दैट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट। ये कंपोजिशन कैसी होती जा रही है? डिफरेंट होती जा रही है। अलग अलग पॉइंट पर कंपोजिशन कैसी है? डिफरेंट है। ए पॉइंट पर अलग है, बी पॉइंट पर अलग है, और सी पॉइंट पर अलग है। अब बहुत ध्यान से एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, वेरी 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 गुड पॉइंट, और वो पॉइंट ये है कि देखो ए पॉइंट पर कंपोजिशन डिफरेंट है। बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए लाइन यहाँ से यूँ सीधे जा करके बॉइलिंग पॉइंट वाली लाइन, क्योंकि ये तो बॉइलिंग पॉइंट रिप्रेजेंट कर रही है, ये जा करके कंपोजिशन वाली लाइन से मैच कर जाएगी। तो इस पॉइंट पर बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन अलग है, बॉइलिंग पॉइंट ये है। अगर ये पॉइंट मान लो इस पॉइंट पर कंपोजिशन डिफरेंट है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो गया? डिफरेंट हो गया। हुआ या नहीं हुआ? इस पॉइंट पर देखो कंपोजिशन डिफरेंट है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो गया? डिफरेंट हो गया। तो एक पॉइंट तो मैं ये लिख सकता हूँ कि एज द कंपोजिशन चेंजेस बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो चेंजेस। जैसे जैसे कंपोजिशन चेंज होती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता चलता है? चेंज होता चलता है। एज द कंपोजिशन चेंजेस बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो चेंजेस। कंपोजिशन जैसे चेंज होगी बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंटल ग्राफ बताता हूँ, मतलब ये ग्राफ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंटल ग्राफ बताता हूँ कि जो ग्राफ होगा वो एक्सपेरिमेंटली कैसा बनता है HCl और वाटर और इथेनॉल के बीच का। देखो इनके बीच का ग्राफ जो है वो इस तरीके का बनता है, इस तरीके का, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऊपर वाली लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है वेपर फेज की कंपोजिशन। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वेपर फेज की कंपोजिशन। वेपर फेज की कंपोजिशन से मतलब क्या है मेरा? आप देखो एक बात बताओ, आप लिक्विड को जब हीट करोगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा? वेपर्स में ही तो कन्वर्ट होगा, और वेपर्स के अंदर भी इथेनॉल और वाटर होगा, और वेपर्स के अंदर जो इथेनॉल और वाटर होगा उसकी भी कोई कंपोजिशन होगी। तो जो ऊपर वाला ग्राफ है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर लिक्विड की कंपोजिशन के लिए, देखो एक पर्टिकुलर लिक्विड की कंपोजिशन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या वेपर फेज की कंपोजिशन है उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर लिक्विड के लिए क्या वेपर फेज की कंपोजिशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैं समझाता हूँ, देखो मान लो कि ये आपकी लिक्विड फेज की कंपोजिशन है,
इसमें इथेनॉल का कुछ मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज होगा और वाटर का होगा। अब उस पॉइंट के लिए आप अगर उस पॉइंट के लिए टेम्परेचर निकालना चाहोगे तो आप सीधे उसके किस एक्सिस से मिला दोगे, उसे आप मिला दोगे सीधे वेपर फेज वाली एक्सिस से, वो बॉइलिंग पॉइंट वाली एक्सिस से। अब मैं आपसे कहूँ कि उसके लिए वेपर फेज की कंपोजिशन क्या है, तो उसके लिए वेपर फेज की कंपोजिशन हो जाएगी ये वाली। ऐसे कंफ्यूज मत होना, ग्राफ ऐसे ये लीफ मान लो तो एक लीफ में ही एक लिक्विड फेज और वेपर फेज लाई करेंगे। इस पॉइंट के बाद जैसे मान लो कि मेरी लिक्विड फेज की कंपोजिशन ये है ना, तो मेरी वेपर फेज की कंपोजिशन क्या हो जाएगी, तो मेरी वेपर फेज की कंपोजिशन ये हो जाएगी और ये मेरे टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ग्राफ में इस पॉइंट के बाद मतलब ये वाला पॉइंट इधर वाली लिक्विड फेज की कंपोजिशन और वेपर फेज वाली कंपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पॉइंट इधर वाला, इस पॉइंट से पीछे ये वाला वेपर फेज और लिक्विड फेज की कंपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि ये पॉइंट क्या है वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट ये समझो कि यहाँ पर ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा था लिक्विड फेज की कंपोजिशन को, तो ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, वेपर फेज की कंपोजिशन को। अगर ये पॉइंट लिक्विड फेज की कंपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस लिक्विड को जब हीट किया जाएगा, जब बॉईल किया जाएगा, तो उसके अंदर वेपर्स की क्या कंपोजिशन होगी, वेपर्स का क्या मोल फ्रैक्शन होगा, तो उसमें वेपर्स का मोल फ्रैक्शन ये होगा। अगर लिक्विड फेज की कंपोजिशन ये है तो वेपर फेज की कंपोजिशन ये होगी। अगर लिक्विड फेज की कंपोजिशन ये है तो वेपर फेज की कंपोजिशन ये होगी। अगर लिक्विड फेज की कंपोजिशन ये है तो वेपर फेज की कंपोजिशन ये होगी। अगर लिक्विड फेज की कंपोजिशन ये है तो वेपर फेज की कंपोजिशन ये होगी। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर लिक्विड कंपोजिशन के लिए, लिक्विड फेज की कंपोजिशन के लिए क्या वेपर फेज की कंपोजिशन होगी, वो आप इस ग्राफ से प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इथेनॉल और वाटर के लिए ये ग्राफ है। अब मैं थोड़ा सा साफ करता हूँ क्योंकि मुझे जो मेन पॉइंट बताना है वो मैं आपको बताऊँगा इसके बाद। और मेरा जो याद रखना, एक लीफ में ही रहना है। मतलब अगर लिक्विड फेज की कंपोजिशन ये है तो उसी लीफ के अंदर की वेपर फेज की कंपोजिशन होगी। अगर लिक्विड फेज की कंपोजिशन ये है तो उसी फेज के अंदर वेपर फेज की कंपोजिशन होगी। ठीक है, ये ग्राफ देखने का तरीका मैंने आपको बताया ये वाला। ठीक है, रिमेंबर ये ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे आपको कॉन्सेप्ट को बिल्ड करवाना था और मुझे आपको कॉन्सेप्ट में ये अपने दिमाग में, आपके दिमाग में ये क्लियर सेट करवाना था कि एजियोट्रॉपिक क्या होता है, आप कभी ना भूल पाओ, इतना सेट करवाना था। इसलिए मैं आपको ये ग्राफ से भी समझा रहा हूँ, अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली आपको ग्राफ से नहीं बताया जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली नेट पर जो वीडियोस अवेलेबल होंगी या कहीं भी जो वीडियोस अवेलेबल होंगी वहाँ पर ग्राफ नहीं एक्सप्लेन होता है, बट मैं आपको पूरा ग्राफ समझा रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि ग्राफ क्यों ऐसे बना, मैंने आपको बताया कि क्यों ग्राफ नीचे की तरफ जा करके बना, फिर मैंने आपको बताया कि एक्सपेरिमेंटली हमने वेपर फेज की कंपोजिशन बनाई, फिर हमने ये भी बताया कि आप लिक्विड फेज की कंपोजिशन से इवन वेपर फेज की कंपोजिशन भी बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। आप आसाम से बता सकते हो, आपको पता चल गया कि ये मेरे लिक्विड फेज की कंपोजिशन है। इस पॉइंट पर यहाँ भी तो वैल्यूज लाई करेंगी ना मोल फ्रैक्शन की, तो आपने उसके बेस पर बता दिया कि मोल फ्रैक्शन मेरा ये है, जीटा है जीटा बी का, और उससे आपने लिक्विड फेज से वेपर फेज की कंपोजिशन को भी फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, अब आप ये वाला पॉइंट देखो, पॉइंट ए, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर देखो लिक्विड फेज की कंपोजिशन ये और वही उसके वेपर फेज की कंपोजिशन है ना। लिक्विड फेज और वेपर फेज की कंपोजिशन क्या है, सेम है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एट पॉइंट ए composition of liquid phase becomes same as the composition of vapor phase। ये जो लिक्विड फेज की कंपोजिशन है और जो वेपर फेज की कंपोजिशन है वो कैसी हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं एट पॉइंट ए पर। ए पॉइंट पर लिक्विड फेज की कंपोजिशन और वेपर फेज की कंपोजिशन कैसी हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। एट पॉइंट ए द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड फेज एंड वेपर फेज बिकम्स इक्वल। और अगर कंपोजिशन लिक्विड फेज और वेपर फेज की सेम हो जाती हैं, देन इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, देन इट रिप्रेजेंट्स द एजियोट्रॉपिक पॉइंट, देन इट रिप्रेजेंट्स द एजियोट्रॉपिक पॉइंट। ये एजियोट्रॉपिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये एजियोट्रॉपिक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इस पॉइंट पर लिक्विड फेज और वेपर फेज की कंपोजिशन सेम है। यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पर इथेनॉल आपका कितना प्रेजेंट होगा, 95.6% प्रेजेंट होगा, और वाटर कितना प्रेजेंट होगा, तो वाटर 4.4% प्रेजेंट होगा। इस पॉइंट पर अगर आप टेम्परेचर निकालोगे तो टेम्परेचर आता है 351 केल्विन। देखो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर आ रहा है, और यही पॉइंट मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एजियोट्रॉपिक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पॉइंट वो पॉइंट है जिस पर लिक्विड फेज की कंपोजिशन वेपर फेज की कंपोजिशन पर के बराबर हो गई है, एंड दिस ए पॉइंट रिप्रेजेंट्स एजियोट्रॉपिक पॉइंट।
ये एजियोट्रॉपिक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपने ग्राफ से बताया कि ग्राफिकली लिक्विड फेज की कंपोजिशन किसके बराबर हो गई है, वेपर फेज की कंपोजिशन के बराबर हो गई है। आपने ग्राफिकली बताया कि एजियोट्रॉपिक पॉइंट पर लिक्विड फेज की कंपोजिशन वेपर फेज की कंपोजिशन के बराबर हो गई। और ये हमारा ग्राफ था जो हमें पूरा समझा रहा था कि एजियोट्रॉपिक पॉइंट पर एक्सपेरिमेंटली भी देखोगे तो वेपर फेज की कंपोजिशन लिक्विड फेज की कंपोजिशन के बराबर होगी। अदरवाइज ऐसा नहीं हो रहा है किसी और पॉइंट पर। देखो अगर लिक्विड फेज की कंपोजिशन ये है तो वेपर फेज की एक पार्ट अलग कंपोजिशन है, लिक्विड फेज की कंपोजिशन ये है तो वेपर फेज की कंपोजिशन अलग है। और लिक्विड फेज और वेपर फेज की कंपोजिशन दिमाग में बता लो क्या है, तो वो बस इतना है कि लिक्विड में क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर है, और वेपर्स, उनसे वेपर्स जो बने इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, और आप उससे ग्राफ से बॉइलिंग पॉइंट भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। देखो इस वाली लिक्विड फेज वाली कंपोजिशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट आपने यहाँ निकाला, इस वाली लिक्विड फेज वाली कंपोजिशन के लिए यहाँ निकाला, और इवन ये प्योर वाटर के लिए आपने निकाला नहीं, 373 के बराबर है। तो आप इजीली टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा वो भी प्रेडिक्ट कर सकते हो एक पर्टिकुलर लिक्विड फेज की कंपोजिशन के लिए। आई होप यू आर नॉट हैविंग एनी डाउट इन दिस। तो अब हम समझते हैं अबाउट दी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के बारे में, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के बारे में। अब हमें समझना अबाउट दी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हैं। तो इनकी डेफिनेशन मैं लिखूंगा कि दीज आर द मिक्सचर ऑफ लिक्विड विच शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ये वो लिक्विड के मिक्सचर है जो क्या शो करते हैं, दीज आर द मिक्सचर ऑफ लिक्विड विच शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। ये वो मिक्सचर ऑफ लिक्विड है जो कि नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने कहा कि ये वो मिक्सचर ऑफ लिक्विड है जो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर शो करेंगे। अब देखो अगर ये नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो नेगेटिव डेविएशन में तो हमने पढ़ा था कि जो ए इंटरेक्शन है, जो बी इंटरेक्शन है, जो ए इंटरेक्शन है और जो बी इंटरेक्शन है वो लेस देन होता है किससे, ए बी इंटरेक्शन से। ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन इज एक्चुअली लेस देन व्हाट, ए बी इंटरेक्शन। ए के बीच का इंटरेक्शन बी के बीच का इंटरेक्शन लेस देन होगा किसके, ए बी के बीच के इंटरेक्शन से। अगर ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन ए बी के इंटरेक्शन से कम होगा तो ये बता रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सॉल्यूशन बना है उसके अंदर की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएंगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से क्या हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से ज़्यादा हो जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉइलिंग पॉइंट विल ऑल्सो इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगी तो मॉलिक्यूल्स को वेपराइज होने के लिए अब ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और वेपर प्रेशर विल डिक्रीज, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि कम मॉलिक्यूल्स जो होंगे अब वो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे और उनके द्वारा लगाया जाने वाला वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, रिलेटिवली लेस हो जाएगा, रिलेटिवली या कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। तो हमने कहा कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स वो मिक्सचर ऑफ लिक्विड होते हैं जो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर शो करते हैं, यानी नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रेयॉल्स लॉ शो करते हैं। इनके लिए ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन इज एक्चुअली लेस देन ए बी का इंटरेक्शन। इनके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो इंक्रीज होती है। इनके लिए बॉइलिंग पॉइंट भी जो होता है वो इंक्रीज होता है। इनके लिए वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो हम इनके लिए कह रहे थे कि दीज आर दी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बात करूं तो मैं इनके एग्जांपल में आपको बताता हूं। देखो मेरे पास HCl और H2O है, ठीक है। मैंने कहा 20% HCl और 80% H2O का एक मिक्सचर है, 20% HCl और 80% H2O का मिक्सचर है। मैंने आपको बताया कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज़ 188 केल्विन और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज़ 373 केल्विन।
बट इफ़ दे आर मिक्सड इन दिस पर्टिकुलर कंसनट्रेशन, यदि आप इन्हें इस पर्टिकुलर कंसनट्रेशन में मिला देते हो तो फिर इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बिकम्स, वो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बन जाता है 383 केल्विन। मतलब ये दोनों ही लिक्विड अब एक प्योर लिक्विड की तरह 383 केल्विन के टेम्परेचर पर क्या करने लगेंगे, बॉयल करने लगेंगे, और इन्हें क्या कहा जाएगा, दीज आर टर्म्ड एज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्यों है, क्योंकि देखो मैक्सिमम बॉइलिंग हो रही है, द बॉइलिंग पॉइंट हैज इंक्रीज, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो गया है इसका 188 केल्विन था, इसका 373 केल्विन था, दोनों ही मिक्सचर का, ना अब इसका 188 रहा ना इसका 373 रहा, दोनों का ही इससे ज़्यादा हो गया, दैट इज़ 383 केल्विन हो गया। इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके से अरेंज हो जाएंगी कि अब दोनों ही कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो 383 केल्विन हो जाएगा, यानी कि दे विल स्टार्ट बॉइलिंग लाइक अ प्योर लिक्विड एट 383 केल्विन। ठीक है, तो आप इनके कंपोनेंट्स को सेपरेट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि ना ये 188 पर बॉयल हुआ ना ये 373 पर बॉयल हुआ, दोनों के दोनों ही 383 पर बॉयल होगा। तो यानी इनकी भी कंपोजिशन लिक्विड फेज और वेपर फेज में कैसी बनी रहेगी, सेम बनी रहेगी। तुमने वेसल लिया, तुमने वेसल लेकर के सोचा कि मैं HCl और H2O को क्या कर लूँगा, सेपरेट कर लूँगा, तुमने उसे हीट करना शुरू किया। जब तुमने उसे हीट करना शुरू किया तो तुमने देखा कि ये HCl 188 केल्विन पर क्या हो जाना चाहिए था, सेपरेट हो जाना चाहिए था, और वाटर जो था वो बना रहना चाहिए था टिल 373 केल्विन, बट तुमने देखा कि दोनों सेपरेट ही नहीं हुए। तब जब इनकी कंसंट्रेशन 20% और 80% थी तो तुमने देखा ये दोनों सेपरेट ही नहीं हुए। जब ये दोनों सेपरेट नहीं हुए तो उससे तुमने रिजल्ट क्या निकाला, तो उससे रिजल्ट तुमने बस इतना सा निकाला कि ये दोनों ही अब बॉयल हो रहे हैं एट 383 केल्विन, ये दोनों ही अब बॉयल हो रहे हैं 383 केल्विन पर। तो इससे तुमने रिजल्ट क्या निकाला, रिजल्ट ये निकाला कि इसकी लिक्विड में ये कंपोजिशन है और इसके वेपर में भी क्या कंपोजिशन है, इसके वेपर में भी यही कंपोजिशन है कि 20% HCl हो रहा है और वाटर कितना हो रहा है, 80% हो रहा है। तो विल यू बी एबल टू सेपरेट देम, नो यू वॉन्ट बी एबल टू सेपरेट देम, आप इन्हें सेपरेट नहीं कर पाओगे। व्हेन यू आर नॉट एबल टू सेपरेट देम, तो रिजल्ट में हम ये भी लिख सकते हैं कि जो वेपर फेज की कंपोजिशन है, यानी जो ये वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद कंपोजिशन बना रहा है, यानी जो वेपर फेज की कंपोजिशन है और जो इसके लिक्विड फेज की कंपोजिशन है, वेपर फेज कंपोजिशन, लिक्विड फेज कंपोजिशन, दोनों कंपोजिशन कैसी हैं, सेपरेट है, हेंस यू कैन नॉट सेपरेट देम, इसलिए आप इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते हो। अगर आपको सेपरेट करना है तो द कंपोजिशन शुड बी डिफरेंट, आप तभी तो सेपरेट कर सकते हो जब एक का लिक्विड वेसल में रह जाए और एक के वेपर्स ऊपर आ जाए, उसके वेपर्स को आप ठंडा करो और उसे अलग से ऑब्टेन कर लो, बट दोनों के दोनों ही एक साथ वेपराइज हो रहे हैं, दोनों के दोनों ही एक साथ बॉयल हो रहे हैं, सो यू वॉन्ट बी एबल टू सेपरेट देम। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है HCl और H2O, 20% HCl एंड 80% H2O। एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं इसका, वेरी गुड एग्जांपल, विच इज़ HNO3 एंड H2O, HNO3 एंड H2O। HNO3 मुझे लेना होगा यहाँ पर 68% और वाटर मुझे लेना होगा यहाँ पर 32%, इस कंपोजिशन पर ये होंगे, तो दे विल ऑल्सो एक्ट एज एजियोट्रॉप, और वो भी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की तरह ये फंक्शन करेंगे, दे विल फंक्शन एज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। देखो मैं इससे रिलेटेड ग्राफ बताता हूँ आपको, ठीक है, जैसे हमने नेगेटिव डेविएशन में ग्राफ पढ़ा है वैसे ही हम पॉजिटिव डेविएशन के ग्राफ को भी समझ लेते हैं। देखो पहली बात तो आपने पॉजिटिव डेविएशन, आपने नेगेटिव, सॉरी, जैसे आपने नेगेटिव डेविएशन के लिए, जैसे आपने पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्राफ पढ़ा है वैसे ही मैं आपको नेगेटिव डेविएशन के लिए भी ग्राफ बता देता हूँ, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के लिए मैं आपको ग्राफ बता देता हूँ। देखो आपने क्या पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था देखो अब मैं आपको इसके ग्राफ के बारे में बता देता हूँ। आपने पॉजिटिव डेविएशन यानी कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के ग्राफ के बारे में स्टडी की थी, अब मैं आपको नेगेटिव डेविएशन यानी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के ग्राफ के बारे में बता रहा हूँ। देखो आपने फॉर नेगेटिव डेविएशन के लिए जब ग्राफ बनाया था तो आपने यहाँ पर क्या लिया था, आपने लिया था जीटा A इक्वल्स टू 1, जीटा B इक्वल्स टू 0, जीटा B इक्वल्स टू 0, जीटा B इक्वल्स टू 1, है ना। और आपने कहा था कि यहाँ पर मैं ले रहा हूँ P0 A, यहाँ मैं ले रहा हूँ P0 B, और ये मेरा स्ट्रेट लाइन ऐसे आ रहा था, ये मेरा स्ट्रेट लाइन ऐसे आ रहा था, ये मेरा स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आ रहा था, ये तो ग्राफ बन रहे थे। एंड फॉर नेगेटिव डेविएशन हाउ आर यू एबल टू ड्रॉ द ग्राफ, तो नेगेटिव डेविएशन के लिए मैंने आपसे कहा था कि सब के सब नीचे जाएंगे, ये भी नीचे जाएगा,
ये भी नीचे जाएगा और ये भी नीचे जाएगा। इस तरीके के 2 ग्राफ बना रहे थे आप नेगेटिव डेविएशन के लिए। अब देखो मैंने आपको एक बात तो सर्टेन कर रखी है, वो बात क्या है कि वेपर प्रेशर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट के इन्वर्स रिलेशन रखता है। तो देखो इसमें वेपर प्रेशर कम हो रहा है और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो रहा है। अगर वेपर प्रेशर का ग्राफ नीचे की तरफ स्लैंट हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, वेपर प्रेशर का ग्राफ इस तरीके का है, तो ऑब्वियस ये बात है कि बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। वेपर प्रेशर का ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। वेपर प्रेशर का ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ कैसे की तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, वेपर प्रेशर का ग्राफ नीचे की तरफ, बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ ऊपर की तरफ। मतलब मैं अगर बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ बनाना चाहूँ तो बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से बनेगा कि यहाँ पर जीटा ए इक्वल्स टू 1, जीटा बी इक्वल्स टू 0, यहाँ जीटा ए इक्वल्स टू 0, जीटा बी इक्वल्स टू 1। और देखो ये इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। मान लो मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ HCl, यहाँ ले लेता हूँ HCl, यहाँ ले लेता हूँ वाटर और यहाँ ले लेता हूँ वाटर। ठीक है, HCl और वाटर के लिए ग्राफ बनाते थे। तो HCl का बॉइलिंग पॉइंट वाज 188 केल्विन, तो यहाँ मैं 188 केल्विन रिप्रेजेंट कर देता हूँ। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वाज 373 केल्विन, क्योंकि यहाँ प्योर वाटर हो गया है, यहाँ प्योर HCl है। अब इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे ना जा करके, क्योंकि देखो वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो इसका ग्राफ जो होगा वो इस तरीके का बनेगा। मैं आपको ये रीज़न बता रहा हूँ कि क्यों ग्राफ ऊपर की तरफ बना, क्यों ग्राफ नीचे की तरफ नहीं बना, क्योंकि इसका जो वेपर प्रेशर वाला ग्राफ था वो नीचे की तरफ बन रहा था, तो बॉइलिंग पॉइंट वाला ग्राफ जो होगा वो ऊपर की तरफ बनेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। अब इस वाले ग्राफ को मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो मैं इसे साफ़ करता हूँ, फिर मैं इसके ग्राफ को डिटेल में बताता हूँ आपको। देखो, तो इसके ग्राफ को डिटेल में समझते हैं। मैं ग्राफ बनाता हूँ, देखो। ठीक है, ये मैंने बनाया है ग्राफ इस तरीके से। मैंने जहाँ रिप्रेजेंट किया जीटा HCl, यहाँ भी मैंने लिखा जीटा HCl, यहाँ लिखा मैंने जीटा वाटर, यहाँ भी मैंने लिखा जीटा वाटर, यहाँ और यहाँ मैंने लिखा 0, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 0, यहाँ लिखा 1। ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन को। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा 188 केल्विन, यहाँ मैंने लिखा 373 केल्विन। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो अब आपका ग्राफ बनेगा वो अगर नीचे आ रहा है तो हम ट्राई करेंगे कि ग्राफ को ऊपर बनाए, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कैसा जाएगा? ज़्यादा जाएगा। तो ये मैंने ग्राफ बनाया इस तरीके का। ठीक है, ये मैंने ग्राफ बना दिया। किसका ये ग्राफ है? ये ग्राफ है लिक्विड फेज का। दिस ग्राफ इज ऑफ लिक्विड फेज। यहाँ क्या आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस एक्सिस पर बॉइलिंग पॉइंट। अब तुम देखो जैसे जैसे कंपोजिशन चेंज हो रही है, जैसे जैसे कंपोजिशन चेंज हो रही है वैसे वैसे वेपर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता चल रहा है? चेंज होता चल रहा है। फॉर एवरी पर्टिकुलर कंपोजिशन आप अगर देखोगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता चलेगा? चेंज होता चलेगा। एवरी कंपोजिशन के लिए, हर कंपोजिशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू कैसी होती चलेगी? चेंज होती चलेगी। देखो क्लियर नहीं देख रहा हो तो मैं नीचे देता हूँ। देखो मान लो ये कंपोजिशन है, अब इस कंपोजिशन पर बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया, इस कंपोजिशन पर बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया। तो जैसे जैसे कंपोजिशन चेंज हो रही है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो रहा है। यानी ये बात तो फिक्स है कि मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है जैसे जैसे कंपोजिशन चेंज होती है। द मिक्सचर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर चेंजेस एज द कंपोजिशन चेंजेस। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर चेंजेस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर changes as composition changes। जैसे जैसे कंपोजिशन चेंज होती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान से। अब मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंटल जो मुझे डेटा मिला, ये तो लिक्विड फेज का है। अब वेपर फेज का ग्राफ बना दूँ इसी में जो एक्सपेरिमेंटली मुझे मिला। हाँ, ये मिला मुझे ग्राफ वेपर फेज का। देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मैं आपको बताता हूँ। देखो पहली बात तो जैसे मान लो कि लिक्विड फेज की कंपोजिशन ये है, ठीक है,
ये लिक्विड फेज की कंपोजिशन है, तो ये वेपर फेज की कंपोजिशन हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लो ये मेरे लिक्विड फेज की कंपोजिशन है, मतलब लिक्विड फेज की कंपोजिशन मतलब कि उसका जो लिक्विड स्टेट में उसकी कंपोजिशन क्या है, कितने परसेंट HCl है, कितने परसेंट उसके अंदर वाटर है, और उससे जो जब वो बॉयल होगा तो उससे वेपर बनेंगे। ये वेपर फेज को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी जो वेपर्स बन रहे हैं उसमें क्या HCl और H2O की कंपोजिशन है। HCl और H2O की कंपोजिशन वेपर्स में क्या है, ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि लिक्विड में HCl और H2O की कंपोजिशन क्या है। तो देखो ये उसकी वेपर फेज की कंपोजिशन, अगर लिक्विड फेज ये है तो उससे बनने वाले वेपर्स की कंपोजिशन ये होगी, अगर लिक्विड फेज ये है तो उससे बनने वाले वेपर्स की कंपोजिशन ये होगी। अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखना, मुझे जो पॉइंट बताना है आपको उसके बारे में देखते हैं। अगर ये मेरे लिक्विड फेज की कंपोजिशन है तो उसकी वेपर फेज की कंपोजिशन क्या होगी। अगर ये लिक्विड फेज की कंपोजिशन है तो उसके वेपर फेज की कंपोजिशन क्या होगी। अगर ये लिक्विड फेज की कंपोजिशन है तो लिक्विड फेज की जो कंपोजिशन है वही वेपर फेज की कंपोजिशन है। देखो इस पॉइंट पर लिक्विड की और वेपर की एक ही पॉइंट पर तो हो गई, तो ये पॉइंट क्या पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये एजियोट्रॉपिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप, ये एजियोट्रॉपिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि एट पॉइंट ए the composition of liquid phase becomes equal to the composition of vapor phase, और जब लिक्विड फेज की कंपोजिशन वेपर फेज की कंपोजिशन के बराबर हो जाती है तो वही पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, दैट पॉइंट इज द एजियोट्रॉपिक पॉइंट। इस पॉइंट पर लिक्विड फेज की कंपोजिशन वेपर फेज की कंपोजिशन के बराबर हो गई है, इसलिए ये पॉइंट क्या पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट मेरा एजियोट्रॉपिक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल सी बात थी, मैंने आपको सिंपल एग्जांपल से और विद एक्सपेरिमेंटल ग्राफ मैंने आपको बताया। इस पॉइंट पर 80% वाटर है, देखो वाटर का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है, 20% HCl है। ग्राफ भी के ऊपर की तरफ बन रहा है, वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। ग्राफ भी के ऊपर की तरफ ही बनाया मैंने, वो भी मैंने आपको बताया, और मैंने आपको ये भी बताया कि ये पॉइंट एजियोट्रॉपिक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पर क्या हो रहा है कि लिक्विड फेज की कंपोजिशन बराबर हो गई है किसके, वेपर फेज की कंपोजिशन के, यानी आप लिक्विड और वेपर्स को सेपरेट नहीं कर सकते हो एट पॉइंट ए पॉइंट पर। ये आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हो गया कंप्लीट।